सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का जो हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं। तो उसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का जो सेशन था, इसके ऊपर पहले हमने 2 सेशन करे हैं। तो आज का टिपिकली जो सेशन रहेगा 2023 का जो एग्जाम हुआ था, राइट। तो जो इसका डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट था उसको आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। इंग्लिश का सेक्शन रहेगा और ये रहेगी टिपिकल क्लास हमारी डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे, राइट। तो इसके अंदर 3 ही क्वेश्चंस आते हैं एज वी नो। एक इसमें आर्टिकल लिखना होता है, ऐसे राइट करना होता है बच्चे ने। सेकंड, इसमें एक प्रेसी राइट करनी होती है और एक जो है आपको इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सवाल बनता है, राइट। तो हम देखते हैं कि 2023 के अंदर जो है कौन कौन से बेसिकली एसेस को पूछा गया था, राइट। इसका फॉर्मेट में ऑलरेडी पहले जो 2 सेशन हुआ उसमें करवा चुका हूं आपको कि कैसे ऐसे को हमें राइट करना होता है, उसकी स्टार्टिंग कैसे करनी होती है, एंडिंग कैसे करनी होती है, कौन कौन से डूज हैं, कौन कौन से डोंट्स हैं। ये चीजें मैं ऑलरेडी ही आपको इसके फॉर्मेट में बता चुका हूं कि कौन कौन सी बातें हमें अपने माइंड में ध्यान रखनी होती है। वी हैव टू कीप ऑल दीज पॉइंट्स इन आवर माइंड व्हाइल राइटिंग एनी एसे। इफेक्टिव ऐसे कैसे लिखा जाता है, राइट। तो कुछ देख लेते हैं लिस्ट इसकी। तो पहला जो ऐसे पूछा गया था इसमें वो था क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, राइट। तो उसके बाद सेकंड बोल रहा है इंडियाज ओन डिजिटल करेंसी ई रूपी फाइनेंस टॉपिक। मतलब यहां पे बताया भी है कि टॉपिक किससे रिलेटेड था। ईएसआई टॉपिक था, सेकंड फाइनेंशियल टॉपिक था, थर्ड बोल रहा है इनोवेटिव मोटिवेशन methods for modern employees aligned with organization growth, ये मैनेजमेंट के ऊपर टॉपिक था, राइट। और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल जो टॉपिक पूछा गया था दैट इज मल्टीलिंग्विस्टिक सोशल मीडिया अकाउंट फॉर बिजनेसेस नीड करंट अफेयर्स, राइट। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है कि कौन कौन सी मतलब कौन कौन से फील्ड से यहाँ पे ऐसे पूछ रहा है, राइट। तो एक करंट अफेयर के ऊपर पैराग्राफ पूछा गया, मैनेजमेंट के ऊपर टॉपिक्स पूछा गया था और एक फाइनेंशियल टॉपिक पूछा गया था इंडियाज ओन डिजिटल करेंसी। तो क्योंकि देखो ये बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग जो इंग्लिश है, पहले भी मैंने पीवाईक्यू जब कराए तो उसमें भी कई बार रिपीट करता रहता हूं कि आपको ट्रेंडिंग इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा। आउटडेटेड नहीं पूछता। बैंकिंग के जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं इसमें ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट चलता है कि करंट हैपनिंग्स में कौन सी बात हो रही है। वही फिर जब हम दूसरा एमसीक्यूज टाइप पे जाते हैं तो वहां पे फिर क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आते हैं वो भी आपके बेसिकली करंट अफेयर्स पे, करंट हैपनिंग्स पे पूछता है, राइट। तो यहां पे ये 4 एसेस पूछे गए हैं और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो है 600 वर्ड्स, राइट। अब 600 वर्ड्स को आप डिवाइड कर सकते हो कि इंट्रोडक्टरी जो पार्ट रहता है जिसमें मैंने आपको बोला है कि यू हैव टू एक्सप्लेन द टॉपिक, व्हाट द टॉपिक इज ऑल अबाउट, ठीक है। टॉपिक क्या है उसके ऊपर आपको इंट्रोडक्शन बना के लिखना है और आपको रिलेट करना है उस टॉपिक को प्रेजेंट सिनेरियो के साथ कि उसका उस टॉपिक का प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ दैट पर्टिकुलर गिवन टॉपिक, राइट। तो उसके ऊपर अगर 600 वर्ड्स है तो ये मान के चलो यहाँ पे आपके 90 to 100 वर्ड्स आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करेगा। 90 to 100 वर्ड आपको जो है यहां पे लिखने पड़ेंगे अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में, राइट। सो सेकंड जो पैराग्राफ आप लिखोगे दैट इज बॉडी पैराग्राफ ऑफ द एसे और वी कैन से डिटेल्ड पैराग्राफ ऑफ द एसे। उसके अंदर आप जो है बहुत सारे उसके टाइप्स बता सकते हो, उसके कॉजेज एंड इफेक्ट्स बता सकते हो, राइट। तो वो सारा आपको एक्सप्लेन करना है। यू कैन गिव मोर एंड मोर एग्जांपल्स इन बॉडी पैराग्राफ। कीप इन माइंड दैट इन इंट्रोडक्टरी पार्ट यू कांट पुट एग्जांपल्स, राइट। इंट्रोडक्शन वाले जो पार्ट होता है उसमें एग्जांपल्स नहीं देने होते हैं आपने, लेकिन जो बॉडी पैराग्राफ होता है मेन जो आपका जो है बेसिकली जो आप मैसेज कन्वे करोगे, जो टॉपिक गिवन टॉपिक पूछा गया होगा उसके ऊपर जो आपका सही जो उत्तर होगा, आंसर होगा, वो आएगा आपका बॉडी पैराग्राफ। वहां पे आप कॉजेज एंड इफेक्ट्स डाल सकते हो, टाइप्स ऑफ एसेस डाल सकते हो, ठीक है। और कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कुछ करा है तो वो भी आप डाल सकते हो और बहुत सारे आप जो एग्जांपल्स भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो इन बॉडी पैराग्राफ, राइट। इंट्रोडक्टरी पार्ट में एग्जांपल्स नहीं देने हैं हमें, जो एग्जांपल जितने भी लिखने हैं मोर एंड मोर एग्जांपल्स यू कैन गिव, ठीक है। अच्छा, करंट हैपनिंग के ऊपर अगर कोई पैसेज पूछ रहा है तो ऑब्वियस है कि करंट हैपनिंग्स के ऊपर आपका नॉलेज भी चेक कर लेता हो कि आपका जीके कितनी सॉलिड है, जीके में हाउ मच सॉलिड यू आर, राइट। तो फैक्ट्स अगर आप प्रोवाइड करोगे, है ना, डाटा तो नो डाउट इसमें नहीं देना होता है, ठीक है। डाटा चार्ट्स ऐसा कुछ नहीं दे सकते, आर्टिकल राइटिंग में प्रेफरेबल होता है, नॉट इन एसे राइटिंग,
राइट। लेकिन अगर आप सिंपली कुछ पुरानी थॉट्स को डाल सकते हो या करंट हैपनिंग्स में क्या क्या स्कीम्स चली हैं जिसके ऊपर भी आप ऐसे राइट कर रहे हो, तो वो आपकी नॉलेज वहां पे शो करेगा, राइट। तो आपके वो लेटेंट टैलेंट को वहां पे दिखाएगा, हिडन टैलेंट को। और उसके बाद फिर जब हम कंक्लूजन क्रक्स पे आते हैं, तो जो बॉडी पैराग्राफ है, ठीक है, उसके अंदर मिनिमम आपको 300 टू 350 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, क्योंकि 600 वर्ड्स इसकी कंप्लीट लेंथ है। 100 वर्ड्स की हम मान के चल सकते हैं, 100 वर्ड्स की आप दे सकते हो इंट्रोडक्शन, राइट। और 300 टू 400 वर्ड्स आप लिखोगे किस वाले पार्ट में, बॉडी पैराग्राफ में। इन बॉडी पैराग्राफ यू हैव टू राइट 300 टू 400 वर्ड्स, 500 वर्ड्स हो जाएंगे। और फिर जो लास्ट हमारा जो कंक्लूजन वाला पार्ट रहेगा, अगेन आपको उसके अंदर जो है कितने वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, 100 वर्ड्स, राइट। तो इस तरह से आप स्ट्रेटेजी बनाओ कि कितने वर्ड्स मुझे कहां पे लिखने हैं। ये कोई ऑन द स्पॉट नहीं हो पाएगा कि आपके सामने कोई ऐसे आ गया और आप लिखने लग गए, आपने कुछ स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है, ठीक है। तो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको। यू हैव टू राइट ऑन एनी टॉपिक, यू मस्ट राइट ऑन एनी वन टॉपिक डेली, ठीक है। अगर आप आरबीआई का ये वाला पेपर फाइट करने जा रहे हो तो आपको डेली कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो 100 वर्ड्स इंट्रोडक्टरी पार्ट, 100 वर्ड्स कंक्लूजन, क्रक्स जहां पे आप निकालोगे। क्रक्स में आप गवर्नमेंट के द्वारा किए गए वर्क्स को लिख सकते हो, ठीक है। कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमने अपने व्यूज नहीं देने हैं, पहले भी बताया हुआ, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। और आफ्टर दैट जो है आप यहाँ पे अपनी सजेशंस को ऐड कर सकते हो। यू कैन ऐड योर सजेशंस ओवर हियर, बट यू कांट क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज, राइट। तो ये कुछ इस तरह से आप ऐसे को डिवाइड करके लिख सकते हो। फिर डूज एंड डोंट्स की बात करें तो मैंने बताया था कि इसमें रेपिटेशंस को अवॉइड करना है। ऐसे राइटिंग में कभी भी आपको रेपिटेशन नहीं करना है। सेकंड बात, यहाँ पे आपकी राइटिंग में नेचुरल सीक्वेंस होना चाहिए, राइट। और आप यहाँ पे इफेक्टिव वोकेबुलरी का यूज करिए, फ्रेजल वर्ब्स का यूज करो, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आप ऐड कर सकते हो। जितनी ज्यादा आपकी इफेक्टिव वोकेबुलरी होगी, कुछ इडियम्स का आप वहां पे यूज करोगे। 600 वर्ड्स में कम से कम 5 इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आने चाहिए आपकी राइटिंग में, 4 से 5 इडियम्स, तो मतलब 2 से 3 तक तो होने चाहिए। 2 to 3 इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होने चाहिए। 2 to 3 फ्रेजल वर्ब्स टाइप वाली इंग्लिश यूज करो। पुट ऑफ, पुट ऑन, पुट आउट, राइट। फॉलन आउट क्या होता है, पुट डाउन क्या होता है, लुक डाउन अपॉन क्या होता है, कुछ ऐसे इस तरह की इंग्लिश को आपको डालना पड़ेगा। टर्न आउट क्या होता है, टर्न अप क्या होता है, टर्न ऑफ क्या होता है, टर्न डाउन क्या होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अगर आप यूज करोगे तो आपकी क्वालिटी प्रोड्यूस होगी। और आप यहाँ पे कोई थॉट्स का भी यूज कर सकते हो, कोटेशंस में उन थॉट्स को लिख सकते हो। गिवन बाय एनी राइटर्स, अगर कोई ऐसे कुछ ऐसा आपसे आर्टिकल पूछा गया है और कोई ऐसी कोट है जो आपके माइंड में है और वो बिल्कुल वहां पे फिट बैठ रही है, तो फ्रेमवर्क है, इट्स ऑल अबाउट फ्रेमवर्क। कि आपके पास चाहे किसी भी एक टॉपिक के ऊपर हो सकता है कि इंडियाज ओन डिजिटल करेंसी के ऊपर आपके पास 1000 वर्ड्स हो, ठीक है। आप बहुत सारे वर्ड्स, शब्दावली है आपके पास, लेकिन लिखने तो वहां पे 600 है ना, और उस टाइम स्लॉट के अंदर लिखने। तो कौन सी बात मुझे कहां पे लिखनी है, इट्स ऑल अबाउट फ्रेमवर्क, ठीक है। कि एक ही थॉट को स्ट्रेच नहीं करना है कि बार बार आप उसी को रेपिटेशन कर रहे हो, ठीक है। एक ही स्टेटमेंट में कई सारी बातें कवर हो सकती हैं, ठीक है। कंजंक्शंस का राइट यूज करो, ऑल्टरनेटिव वर्ड्स का काफी यूज करो, एंड यूज कर सकते हो, इन एडिशन टू यूज कर सकते हो, फर्दर मोर यूज कर सकते हो, ठीक है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप वहां पे लगा सकते हो, वो भी रियली होता है, एक्चुअली लगा सकते हो, ठीक है। इंडीड का यूज कर सकते हो। तो अल्टरनेटिव वर्ड्स आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तभी रेपिटेशन अवॉइड होता है ऐसे राइटिंग में, ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड, ये हमारे सामने एक पैसेज था बेसिकली, ठीक है। और ठीक है, अब इसको पैसिव राइटिंग में हमें कन्वर्ट करना, इसकी हमें क्या बनानी है, पैसिव राइटिंग। पैसिव राइटिंग होता क्या है, ये भी मैंने आपको सॉल्व करके भी बताया था, पैसिव राइटिंग, ठीक है। तो पैसिव राइटिंग हमने सॉल्व भी करा था, यहां पे दोबारा देख लेते हैं। तो पैसिव राइटिंग में क्या होता है, मेक अ पैसिव ऑफ द फॉलोइंग पैसेज रिड्यूसिंग इट टू अबाउट 180 वर्ड्स, ठीक है। वर्ड काउंट गिवन ऑलरेडी, word count is already given. If word count is not given, then you have to count the words. But 90 to 95% जब भी इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं तो वर्ड काउंट हमें ऑलरेडी वहां पे गिवन होता है।
वर्ड काउंट आपको वहां पे ऑलरेडी मिलेगा, राइट। तो ये एक पैसेज है, आप इसकी लेंथ आप देख सकते हो, राइट। अब ये पैराग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ, अब फर्दर ये भी एक पैसेज है, फिर यहां तक है ये, और फिर एंड में इसका सॉल्यूशन बना के लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो यहां पे कि पैसेज की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपको एग्जाम में देखना पड़ेगा, जैसे इसने बोला है कि इसको जब आप लिखोगे सो यू हैव टू राइट 180 वर्ड्स, मतलब 1/3 करके लिखना होता है, राइट। और यहां पे देखो एक बात और ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि गिव इट अ सुटेबल टाइटल ऑल्सो, टाइटल भी मांग रहा है, ठीक है। अब जैसे जो सीएपीएफ के एग्जाम्स होते हैं वहां पे टाइटल मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन अगर वो क्वेश्चन में लिख रहा है कि टाइटल, गिव इट अ सूटेबल टाइटल, ठीक है, तब आपको लिखना ही लिखना है। और अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो भी लिखना है, लेकिन हाँ अगर डायरेक्शन में लिखा है कि मतलब टाइटल इज नॉट मैंडेटरी, तो फिर टाइटल मत लिखिए। लेकिन टाइटल एक सोल होती है, जैसे हमारी बॉडी में एक आत्मा है, सो अ बॉडी, टाइटल इज लाइक अ सोल, राइट। मतलब बॉडी विदाउट अ सोल, मतलब अगर आपने टाइटल लिखा तो वो एक ऐसा शरीर है जिसके अंदर आत्मा ही नहीं है। तो टाइटल तो इसकी सोल मानी जाती है, ठीक है, इसकी आत्मा है बेसिकली प्रेसी राइटिंग की। तो आप देख सकते हो, इन व्हाट बिकेम द फर्स्ट सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे इन 1911, मोर देन अ सेंचुरी अगो वुमेन वर्ल्ड वाइड गैदर्ड टू फाइट फॉर देयर राइट टू एजुकेशन, वर्क, वोट, होल्ड पब्लिक ऑफिस and end discrimination. That same year the first model car rolled off the assembly line and the computing tabulating recording company was founded, later renamed IBM, right. Decades later British mathematician Alan Turing, ठीक है, would first question whether machines can think, and the term artificial intelligence AI was coined in 1956. Women's rights, their economic empowerment and technology have advanced considerably in the last century. Advances in machines learning, large distance and increased computing power have driven all AI development in recent years, moving from academic discussions into remarkable real world applications with real opportunities and challenges for gender equality. तो यहां पे अगर हम देखें तो इस पैराग्राफ के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है और एआई की कुछ प्लानिंग्स को बता रहा है, और फिर बोल रहा है कि कुछ टाइम पहले से जो आज का कंपैरिजन करें तो वुमेन की जो इकोनॉमिक जो एम्पावरमेंट है वो बड़ी है, यहाँ पे यही बोला है, ठीक है। वुमेन राइट्स, देयर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड टेक्नोलॉजी हैव एडवांस्ड कंसिडरेबली इन द लास्ट सेंचुरी, मतलब पिछले एक दशक में वो बड़ी है, तो उसकी बात कर रहा है। आगे देख लेते हैं फिर, फॉर मेनी 2022 वाज द ईयर एआई बिकेम रियल, कईयों के लिए फिर जो है ये रियल ईयर भी बना। द राइज ऑफ फाउंडेशन और जनरल पर्पस एआई मॉड्यूल्स इंक्लूडिंग द इमर्जेंस ऑफ वेरी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पेव्ड द वे फॉर अ जनरेटिव एआई रेनेसेंस। रेनेसेंस होता है किसी का पुनर्जागरण बेसिकली, राइट, विद एआई दैट जनरेट्स नॉवल कंटेंट, transposes text to video and image, and offers advanced chatbot accessible to all. Or AI tools became mainstream with the release of AI model chat GPT, which reached about, देखो करंट पैसेज है ये, which reached about 100 million monthly active users in just 2 months, making it the fastest growing consumer application in history, with AI tools already changing work, education and leisure in significant ways. We must ask, is today's AI addressing the gender equality issues that have plagued policy makes for decades? While women, ये word काफी आता रहता है बैंकिंग एग्जाम्स, ध्यान रखना आपने, ठीक है। women have gained the right to education, work, vote, hold public office and protection against gender discrimination. Technology plays a big part in ensuring those rights are upheld. Are policy makers doing enough to ensure that today's AI system don't perpetuate yesterday's biases? राइट, तो इसकी ग्रोथ के बारे में बता रहा है, जितना भी एआई जो टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर ही ये पूरा पैराग्राफ है। स्टार्टिंग में उसमें वुमेन को उसके साथ लिंक कर रहा है, राइट। और आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर लास्ट पैराग्राफ है, ऑल दो टेक्नोलॉजीज हैव इवॉल्व्ड, इवॉल्व्ड मतलब डेवलप्ड, राइट।
तो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई है. सम बैरियर्स टू जेंडर इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आर स्टिल मच लाइक द वंस women faced over a century ago. When the world celebrated the first International Women's Day, in many countries women still have less access to training. अच्छा, अभी यहां कंपैरिजन कर रहा है कि कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां पे वुमेन का जो असेस है वो थोड़ा कम है, right? Less access to training, skills and infrastructure for digital technologies. They are still under represented in AI research and development R&D, while harmful stereotypes and biases embedded in algorithms continue to prompt gender discrimination and limit women's economic potential. अच्छा, कई ऐसे जगह भी है जहां पे अभी भी मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन है मैन और वुमेन का, कुछ ऐसी कंट्रीज की भी बात कर रहा है, ठीक है, तो वो लिमिट कर देता है उसको, मतलब सीमित कर देता है. टुडे मेन आर लीडिंग मोस्ट कटिंग एज एआई कंपनीज व्हाइल फीमेल वॉइसेस एनिमेट मोस्ट वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट्स वीपीएस एंड एडवांस्ड ह्यूमनॉइड robots like Alexa and Siri, or robots Sophia, Amika, Gia and Nadine. This reflects gender biases at home and in the workplace by reinforcing traditional norms of women as nurtures होता पालन पोषण करना, brought up करना. In supporting roles, new generative AI tools can also produce overtly sexualized digital avatars or images of women while portraying men as more professional and career oriented. As generative AI and robotics advance, their effects on women's economic and social equality remain to be seen. अभी भी मतलब वो बाकी है, उनकी जो सोशल जो सामाजिक जो एकता है बेसिकली उसको अभी भी देखा जाना बाकी है, ठीक है. मतलब कंप्लीटली नहीं हम मान सकते, कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां पे इनको अंडर रिप्रेजेंट किया जाता है एआई रिसर्च को और डेवलपमेंट को, ठीक है, आर&डी को कम दिया जाता है, तो कुछ ऐसा बता रहा है. अब इसका जो आंसर है, सबसे पहले तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है. तो ये इसका टाइटल है, यहाँ पे एक्चुअली लाइन नीचे आनी चाहिए थी, बाय मिस्टेक नहीं हुई है. दिस इज द टाइटल एक्चुअली, राइट? ब्रिजिंग द जेंडर गैप थ्रू टेक्नोलॉजी. जेंडर गैप को दर्शा रहा है इसमें, ठीक है. तो आपका ऐसा जरूरी नहीं है कि टाइटल जो है हर बच्चे का सेम होगा, टाइटल कैन बी डिफरेंट बेसिकली, राइट? डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट थॉट्स, लेकिन आपका जो टाइटल होगा वो मतलब रिलेट होना चाहिए जो आपने पढ़ा, जो हमें हमारे सामने इंफॉर्मेशन है उससे कहीं ना कहीं उसका लिंक होना चाहिए. तो जेंडर बेस ही है बेसिकली, जेंडर गैप को ही दिखा रहा है, टेक्नोलॉजी के थ्रू दिखा रहा है. ब्रिजिंग द जेंडर गैप थ्रू टेक्नोलॉजी. इन द फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेशन इन 1911 वुमेन ग्लोबली यूनाइटेड टू एडवोकेट. ये सारा इसका सॉल्यूशन है. मतलब आपको सिर्फ ये एनालाइज करना है कि पैराग्राफ में कैसे दे रहा है और कैसे वो थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके लिखना पड़ेगा आपको. अब बच्चे क्या करते हैं, टू लाइंस कहीं ऊपर से उठा ली, टू लाइंस मिडल से उठा ली, टू लाइंस एंड से उठाएगा बच्चा, और जो है उसको कट कॉपी करेगा. कट कॉपी बिल्कुल भी नहीं करनी है इसमें. अगर आप प्रेसी राइटिंग में कट कॉपी करोगे, वहीं से उठा के सेम लाइंस को लिख के आओगे, आपको 0 मिलेगा, राइट? तो थोड़ा बहुत आपको चेंज करना है इसमें. और हमेशा ही जब आप अपना आंसर लिखोगे, ठीक है, तो आपको यू हैव टू ऑलवेज यूज देयर थर्ड पर्सन प्रोनाउन. ही, शी, इट, दे, देयर, देम, दीज आर द थर्ड पर्सन. और प्रेसी राइटिंग का भी मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, थर्ड पर्सन में लिखी जाती है. इनडायरेक्ट स्पीच ट्राई करो ज्यादा यूज करने की जब आप इसका आंसर राइट करोगे. आई और वी को हमेशा आपको दे में ले जाना. जो फर्स्ट पर्सन आई और बी कहीं पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो उसको आपको दे में कन्वर्ट करना है या ही में कन्वर्ट कर सकते हो आप. तो दिस इज द आंसर. आप इसको रीड कर सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो, ठीक है. ये इसका सॉल्यूशन है. टाइटल है ब्रिजिंग द जेंडर गैप थ्रू टेक्नोलॉजी, राइट? अब पहले क्योंकि पैराग्राफ बहुत बड़ा है, आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि पैसेज क्या बता रहा है और अकॉर्डिंगली इसने इसको कैसे कन्वर्ट करके लिखा है. तो ये 180 वर्ड्स के अराउंड ये लिखा गया है पैराग्राफ, ठीक है. उसके बाद आगे देख लेते हैं. अब ये थर्ड क्वेश्चन है जी आपका, आपके पेपर का थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज रीडिंग द कॉम्प्रीहेंशन. अब कॉम्प्रीहेंशन ये डिस्क्रिप्टिव सेंस में है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है.
पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चंस को देखना है, अकॉर्डिंगली आपको उसका आंसर राइट करना पड़ेगा, राइट। अब कॉम्प्रिहेंशन में बोला है सम इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट बिजनेसेस आर यूजिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू जनरेट excessive profits. This isn't just an idle theory. Economists at the European Central Bank ECB actually have some statistical evidence to back it up. You can only learn so much by breaking down the consumer price index, the traditional measure of rising prices. Inflation, let's not forget, is simply the rate at which the prices of the average goods and services we spend most of our money on change each year. That might tell you how much is down to food price inflation, but it can't give you a sense of how much of that given increase in food prices is benefiting workers versus their employees. तो ये तो हम जानते हैं कि एवरी ईयर जो इन्फ्लेशन का जो दर है और जो रेट है वो बढ़ता ही जाता है। जो चीज कभी 1990 में 100 या 10 रुपए की मिलती थी वो आज की डेट में जो है 100 रुपए से भी ऊपर क्रॉस हो चुकी है। हर साल जो है इन्फ्लेशन का जो आंकड़े हैं उसका जो डाटा है वो आता है। जैसे इंडिया की अभी रिसेंटली जो डाटा है दैट इज 7.44, ये इन्फ्लेशन डाटा है इंडिया का, है ना। तो महंगाई मतलब बढ़ रही है, तो उसको कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है बेसिक इकोनॉमिक थ्योरी टीचेस दैट चार्जिंग what the market can bear will prompt companies to produce more constraining restrict karna prices and ensuring that more people have access to the goods that's in short supply. Say you make empanadas and enough people want to buy them at that you can charge $5 each even though they cost only $3 to produce. That might allow you to invest in another even so you can make more empanadas, ठीक है। Perhaps so many that you can lower the price to $4 and sell enough that your net income tempting मतलब ललचाना होता है, entice करना होता है, right? As it is to blame businesses for what we are suffering through. There is not an enormous amount of evidence from these figures that they are the main culprit. Actually, taxes, in other words, the government contributed much more to inflation in 2021 and into 2022 than business profits. Now with Britain facing double-digit inflation, a miserable cost of living crisis and rising interest rates, the above might not be of much consolation. तो मतलब इन्फ्लेशन के साथ साथ ये जो डाटा आता है ना, जो यहाँ पे बोल रहा है, जो इंटरेस्ट रेट्स होती है, ब्याज की दरें भी लगती हैं। तो सिंपली मतलब सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं होती, इंटरेस्ट रेट्स भी होते हैं। द अबव माइट नॉट बी ऑफ मच कंसोलेशन, मतलब ये कोई सांत्वना नहीं है, सिंपैथी नहीं है। मतलब ये वही वाली बात होगी कि जले पे नमक छिड़कना। एक तो महंगाई बढ़ रही है, ऊपर से फिर जो है आपकी इंटरेस्ट रेट्स आ जाती हैं, राइट। तो इसके बारे में बता रहा है। एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल द नंबर्स में वेल शिफ्ट, नोट दैट दीज फिगर्स आर अ लिटिल स्लो टू बी अपडेटेड, सो वी डोंट नो द पिक्चर एज ऑफ द अर्ली पार्ट ऑफ दिस ईयर, ठीक है। तो थोड़ा ऐसा भी बता रहा है कि पहले वाला जो हिस्सा ईयर का उसका हमें पता नहीं। देयर इज नॉट मच डिसएग्रीमेंट दैट many companies have marked up goods in excess of their own rising costs. This is especially evident in industries such as shipping, which had record profits as soaring demand for goods filled up boats, driving up costs for all traded goods across the economy. Profit margins surged during the pandemic and remained elevated. Even so, it's a reminder that the data sometimes tells a subtly different story to the mainstream narrative. अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि बोरा की जो डाटा होता है वो हमें स्पेसिफिक ऑब्वियस पिक्चर भी नहीं देता, ठीक है। होती बात कुछ और है लेकिन शो कुछ और होती है। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, आप क्वेश्चन भी पहले पढ़ सकते हो। मैंने पैराग्राफ को एक रीडिंग दे दी तो मुझे थोड़ा लग गया पता कि ये इन्फ्लेशन के ऊपर है, इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर पैराग्राफ है, एक ओवरव्यू ले लिया। लेकिन एग्जाम में आप यू कैन रीड द क्वेश्चन ऑल्सो first of all, right? So how are businesses using the cost of living crisis to generate excessive profits? कि कैसे कर रहे हैं बिजनेसेस जो है, कैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग का यूज कर रहे हैं जो उसकी क्राइसिस है, ताकि जो है ज्यादा प्रॉफिट्स। तो
तो फिर ये देखो ऐसे बोल रहा है, सम इकोनॉमिक्स आर्ग्यू दैट बिजनेस आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस टू इंक्रीज देयर प्राइसेस एंड जनरेट हायर प्रॉफिट्स। बेसिक इकोनॉमिक थ्योरी टीचेस दैट चार्जिंग व्हाट द मार्केट कैन बियर विल प्रॉम्प्ट कंपनीज टू प्रोड्यूस more constraining prices and ensuring that more people have access to the goods that is in short supply. That might tell you how much is down to food price inflation, but it can't give you a sense of how much of that given increase in food price is benefiting workers versus their employees. अब ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंटेंट ये पैसेज का ही है, लेकिन बात वही है कि क्वेश्चन पूछा कैसे है और आप उसको फ्रेमवर्क लेके कैसे बता रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लेना होता है इन क्वेश्चंस में, और देखो यहाँ पे थॉट्स का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, गिवन इंफॉर्मेशन को कैसे मॉडिफाई करते हो, फिर अपना जो फॉर्मेट है उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हो, यही होता है डिस्क्रिप्टिव में, और कुछ नहीं है। अब आपको लगता है कि मैं इनके आंसर यहाँ पे लिख के बताऊंगा, ये नहीं हो सकता, ये कोई भी टीचर नहीं करेगा, राइट। तो इसके अंदर आपको सिर्फ आइडिया लेना है फॉर्मेट का, किस तरह से चलेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन फिर आपके सामने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द ट्रेडिशनल मेजर ऑफ राइजिंग प्राइसेस। अब ये आपको पैसेज में इसने बताया ट्रेडिशनल, फिर जैसे ये बोला है द ट्रेडिशनल मेजर ऑफ राइजिंग, है ना, क्या था, तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। द ट्रेडिशनल मेजर ऑफ राइजिंग प्राइस इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स which indicates the average change in price of goods and services over time. The traditional measure of inflation is simply the rate at which the prices of which average goods and services we spend most of our money on change each year. So I hope आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे राइटिंग में आप स्कोर कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। प्रेसी राइटिंग और ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ये आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इसको डील कर पाओगे। तो आज के सेशन में इतना रहेगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।